Assalamu alaikum. This is Shahriyar Hussain and welcome back to my channel. Today I am teaching you the lesson number 14, Evaluation Investments Business Finance ACCA 501. So without any wasting time, let's get started. First is that a company is considering the purchases of an asset for $335, which may be sold for $400 in 3 years. If the discounting factor is 10%, is this a good investment or not? Second point is that since the company can invest $335 elsewhere at 10% is 3 years, it will grow to. Alright, अच्छा अभी जो सिनेरियो है ना, इस जो चैप्टर के अंदर हम जितना कुछ पढ़ेंगे ना, इसमें कुछ भी याद करने वाला नहीं है. सिर्फ एक दो चीज़ें होंगी जो आपके MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से इम्पोर्टेंट होंगी. वो भी मैंने हाईलाइटेड की हुई है और वो मैं आपको बता भी दूँगा जब हम वहाँ तक पहुँचेंगे. और बाकी सारा जो चैप्टर है ये एवेल्यूएटिंग इन्वेस्टमेंट्स से पर मबनी है, जिसके अंदर हमने जो पुराने फार्मूलाज पढ़े हुए हैं, प्रेजेंट वैल्यू के, प्रेजेंट फैक्टर रेशो जो थी उसके और फ्यूचर वैल्यू फ्यूचर फैक्टर रेशो जो हमने पढ़ी थी, उनके फार्मूलाज वगैरह हमने जो लर्न किए थे प्रीवियस चैप्टर्स में, वही चीज़ें सब कुछ है. अच्छा, अब वो कहते हैं कि एक कंपनी है जिसने $335 की परचेज़ की हैं और वो इन द फ्यूचर 3 साल के अंदर $400 की वो चीज़ें बेचना चाहती हैं. तो आपने ये बताना है इसको कैलकुलेट करके कि ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है कि नहीं है इन्वेस्टमेंट. ठीक है, जिसके ऊपर उसने जो डिस्काउंट फैक्टर है यानी कि जो इंटरेस्ट फैक्टर की रेशो है वो उसने दी है 10%. ओके, नीचे उसने आपके पास प्रेजेंट वैल्यू का, फ्यूचर वैल्यू का उसने फार्मूला लगाया हुआ है जो कि हमारे पास था FT = PV 1 + R⁻T. टी की R⁻T इसलिए आया होल की पावर टी कि हम प्रीवियस लेक्चर में भी बात कर चुके हैं. जब हमारे पास मल्टीपल्स पीरियड आते हैं तो हमारे पास जो टी की पावर टी होता है वो हमारे पास 1 + R की होल की पावर टी में चला जाता है. और जब हमारे पास ओनली 1 पीरियड होता है तो हम उसको सिंपल 1 + R × T भी कर सकते हैं. ठीक है, क्योंकि वो ओनली 1 होता है. या आप उसकी पावर टी 1 + R के होल की पावर भी टी अगर लें तो तब भी वो 1 होगा, वो सेम के सेम फिगर रहेगी. ओके, अच्छा, इसलिए सिंपल फ्यूचर वैल्यू का यहाँ पे फार्मूला लगाया है और फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला लगाने के बाद उसने बताया है कि यहाँ पे जो डॉलर्स की प्राइस आ रही है वो आ रही है $445.89. इससे हमें ये चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि जो वो 3 साल के अंदर अपनी परचेज़ को $400 में बेचना चाह रहा था, ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट उसके लिए नहीं है, वो लॉस में जा रहा था. जबकि वो जो प्रोडक्ट्स हैं वो $445.89 की सेल होती हैं 3 साल के दौरान. ओके, नीचे उसने इसी एग्ज़ाम्पल को अब उसने प्रेजेंट वैल्यू के थ्रू कैलकुलेट किया गया है, जिसमें हमारे पास फ्यूचर वैल्यू 400 है और 1/1 + R की होल की पावर टी दे दी है. अच्छा, कैलकुलेशन के बाद उसने एंड पे हमें बताया कि इसके अंदर $300 हमारे पास आए हैं. इसका ये मतलब है कि अगर उसकी परचेज़ $300 की होती तो फिर जाकर उसको 3 साल के बाद $400 के अंदर वो सेल कर सकता था. लेकिन जबकि उसकी परचेज़ $335 की है और वो 3 साल के अंदर बाद जाकर वो उसको $400 की सेल कर रहा है, तो वो लॉस के अंदर जा रहा है. हाँ, अगर वो यही परचेज़ $300 की ख़रीदता और 3 साल में वो $400 के अंदर सेल वो कर देता तो वो उसको प्रॉफिट होता, वो उसकी गुड इन्वेस्टमेंट होती. ऑलराइट, अच्छा, इसके बाद नीचे उसने नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट रेट इज़ इनफ. ओके, वो कहता है कि अज्यूम द टोटल कॉस्ट ऑफ अ कॉलेज एजुकेशन विल बी $50,000 व्हेन आवर चाइल्ड एंटर्स कॉलेज इन 12 ईयर्स. अच्छा, अब इसके अंदर क्या है, वो कहते हैं फ़र्ज़ करें कि जो कॉलेज की एजुकेशन की टोटल फ़ीस की कॉस्ट वो है $50,000. ठीक है, और जब 12 साल में बच्चा कॉलेज में दाखिल होता है द पेरेंट्स हैव $5,000 इन टू इन्वेस्टमेंट टुडे. ठीक है, तो पेरेंट्स के पास उस वक्त $5,000 होते हैं इन्वेस्ट करने के लिए. व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट मस्ट
यू अर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट टू कवर द कॉस्ट ऑफ योर चाइल्ड एजुकेशन। ठीक है, तो कहता है कि आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है कि आप एजुकेशन को, बच्चे की उस एजुकेशन को कवर करने के लिए कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दरकार होगा। ऑलराइट, अच्छा सिनेरियो के मुताबिक 50,000 जो डॉलर्स है वो हमारी फ्यूचर वैल्यू बनेगी और पेरेंट्स के बाद टुडे उस वक्त $5,000 से वो प्रेजेंट वैल्यू आएगी। टाइम पीरियड उसने हमें बताया हुआ 12 ईयर्स का टी हमें गिवन है और आर हमने फाइंड करना है इसके अंदर। ठीक है, सिंपल फ्यूचर वैल्यू का उसने फार्मूला लगाया। सी से मुराद होती है कैश की अमाउंट, आप सी भी लिख सकते हैं, पी भी लिख सकते हैं, इट्स योर ऑन चॉइस। ओके, सिंपल उसने उसको कैलकुलेट किया है 1 + r⁻12 और 1 + r⁻12 इक्वल टू 50,000 डिवाइडेड बाई 5,000। और जब उसने 50,000 को 5,000 पे डिवाइड किया तो उसके बाद 10 आ गया। 1 + r⁻12 को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ उसने स्क्वायर ले लिया, मैथ्स का रूल है ये। ठीक है, जब आप एक तरफ से जज़र को या स्क्वायर को ख़त्म करना चाहते हैं तो आपको इक्वल के दूसरी साइड पे भी सेम ही वो लेना पड़ता है। तो उसने दोनों साइडों पे ले लिया, जिससे 1 + r का होल का जो 1/2 का स्क्वायर था वो ख़त्म हो गया और 10 के ऊपर 1/12 का स्क्वायर आ गया। जब उसने 10 के ऊपर 1/12 का लिया तो 1.2115 आ गया और 1 जो था वो लेफ़्ट हैंड साइड के ऊपर प्लस हो रहा था, जब वो राइट हैंड साइड की तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो r = 1 + 1.2115 - 1 आ जाएगा, तो r = 0.2115 आ जाएगा। ये इसका आंसर होगा, यानी कि आपने ये इंटरेस्ट फैक्टर या डिस्काउंट फैक्टर जो भी है वो आपने फाइंड किया है। अच्छा, इसके नीचे है फ्रैंकलिन केस स्टडी, फजूल सी चीज़ है, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं। इसका बेसिक मकसद वही है कि आर की वैल्यू आपने कैसे फाइंड करनी है, जो कि हमने अभी ऊपर देख ली है। ऑलराइट, इसके बाद है फाइंड द नंबर ऑफ़ द पीरियड्स। हमने अब नंबर ऑफ़ द पीरियड्स यानी कि टी फाइंड करना है। ओके, कहता है वी डिपॉजिट $5,000 टुडे इन एन अकाउंट पेइंग 10% इंटरेस्ट। ठीक है, कहता है कि अगर आप आज डिपॉजिट करवाते हैं $5,000 10% इंटरेस्ट के साथ, ठीक है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू ग्रो $10,000, तो कितना वक्त लगेगा कि ये $10,000 के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। ऑलराइट, हम सिनेरियो को देख लेते हैं। तो $5,000 हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू आ गई, 10% हमारे पास इंटरेस्ट रेट आ गया और ग्रो टू $10,000 ये हमारे पास फ्यूचर वैल्यू आ गई, यानी कि $10,000 हमारे पास फ्यूचर वैल्यू आ गई। सिंपल फार्मूला वही पुराना वाला, FE = C0 + 1 + r का होल स्क्वायर। C0 की जगह आप PV भी लगा सकते हैं, एज योर ऑन चॉइस, गलत नहीं होगा। ओके, सिंपल इसमें वैल्यूज़ को पुट करेंगे। जो बताने वाली इसमें चीज़ है, जो होल की पावर टी है, उसको हम जब भी ख़त्म करते हैं, जब भी मैथ्स का रूल है, जब भी आपको पावर फाइंड करनी होती है तो आप हमेशा उसमें लॉग लेते हैं। ठीक है, और लॉग जब हम लेते हैं, जो आपकी राइट हैंड साइड वाली वैल्यू होती है वो हमेशा आपके असेंडिंग ऑर्डर आ जाती है, ऊपर की तरफ आएगी, और जो लेफ़्ट हैंड वाली वैल्यू होती है वो आपके नीचे की तरफ आती है। जैसे log 2/log 1.10 log आपके कैलकुलेटर्स में भी होगा और कंप्यूटर के अंदर भी जो कैलकुलेटर होता है साइंटिफिक, उसमें भी log की ऑप्शन मौजूद होती है। अच्छा, आप t का log 2 लेंगे तो 0.6931 आ जाएगा, और अगर आप log 1.10 लेंगे तो 0.0953 आ जाएगी। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो t = 7.27 ईयर्स में आ जाएगा। ठीक हो गया कि आप 7.27 साल के अंदर आप $10,000 तक पहुंच जाएंगे 10% जब आप पे करेंगे इंटरेस्ट। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास फाइंडिंग द नंबर ऑफ़ पीरियड रूल ऑफ 72। अच्छा, ये शॉर्ट क्वेश्चन में बिल्कुल भी नहीं आएगा, ये आपके MCQs के लिहाज से आएगा। तो इस चीज़ को आपने याद रखना है कि जब भी आपको टी की वैल्यू फाइंड करनी तो वो आपको बताएगा कि 72 के रूल्स के साथ फाइंड कर ले। सब फार्मूला सिंपल है, t = 72 डिवाइडेड बाई r%। ठीक है, जब आपको परसेंट में अगर दिया हुआ होगा तो आपने इसको एग्जैक्टली डिवाइड कर देना। अगर उसने परसेंट में आपको नहीं दिया हुआ, 0.5 0.10 करके दे, नॉर्मली वो इसी तरह देगा आपको 0.5 या 0.10 करके। ठीक है, तो उसको परसेंट में कन्वर्ट करके आपने 72/10 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, और नीचे जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है उसने MCQs के लिहाज से आपने याद रखनी है। कहता है कि दिस रूल इज़ फेयरली एप्लीकेबल टू डिस्काउंट रेट इज़ 5% to 20% रेंज। ठीक है, जो वाला ये 72 का जो रूल है ना, ये आपसे पूछ सकते हैं कि MCQs में कि ये कितने परसेंट से लेके कितने परसेंट तक एप्लीकेबल होता है। तो 5% से लेके 22% तक की रेंज में एप्लीकेबल होता है। ये आपको सिंगल वैल्यू के तौर पे पूछ सकते हैं, ये दोनों देख के भी वो पूछ सकते हैं MCQs की ऑप्शंस के अंदर। ऑलराइट, अब नीचे चलते हैं कि कहते हैं कि फाइंडिंग द नंबर ऑफ़ पीरियड एन एग्जांपल। कहता है कि आ कंपनी हैज़ बीन सेविंग अप टू परचेजेज एज एसिड। ठीक है, अब जो कंपनी है वो सेव करना चाह रही है अपने एसिड्स की परचेजेस को। टोटल कॉस्ट विल बी 10 मिलियंस
ठीक है। टोटल कॉल हमारे पास आ गई, यानी कि फ्यूचर वैल्यू हमारे पास आ गई 10 मिलियंस। द कंपनी हैज़ करेंटली अबाउट 2.3 मिलियंस। ठीक है, अभी कंट्री जो कंपनी है उसके पास 2.3 मिलियन डॉलर्स पड़े हुए हैं। ठीक है। हाउ लॉन्ग इट विल हैव टू वेट, उसको कितना इंतज़ार करना पड़ेगा। इफ़ इट कैन अर्न 5% ऑन द मनी, अगर वो 5% इंटरेस्ट लगाए, और इफ़ कैन अर्न 16% ऑन द मनी। ओके, उसने 5% 16% दे दे। नॉर्मली यहाँ से पता लग रहा है 5% पे उसको ज़्यादा टाइम लगाना पड़ेगा, और 16% होगा तो उसका कम टाइम लगेगा 10 मिलियन डॉलर्स तक पहुँचने के लिए, इकट्ठा करने के लिए उसको। ओके, एट 5% ऑफ द कंपनी विल हैव टू वेट फॉर अ लॉन्ग टर्म। ठीक है, यहाँ पे इसने देख लें सिंपल, उसने जो फार्मूला लगाया है आपके पास फ्यूचर वैल्यू का, उसने फार्मूला लगाया है और उसने उसको सिंपल डिवाइड करके टी की वैल्यू फाइंड की है। यहाँ पे सिर्फ शॉर्टकट आपको बताया हुआ है, लेकिन वो आपका लॉग वाला सारा प्रोसेस इसमें आएगा, और उसके बाद आप टी की वैल्यू फाइंड करेंगे, जो कि अभी हमने पीछे ऊपर मेथड देखा है टी की वैल्यू फाइंड करने का। ठीक है, और नीचे उसने बताया 5% अगर हम डिस्काउंट रेट लगाते हैं या डिस्काउंट फैक्टर लगाते हैं तो हमारे पास 30 साल लगेंगे, और अगर हम 16% के लिहाज से लगाएंगे तो उसमें हमारे पास 10 साल लगेंगे। ठीक है, और अगर ये ऐसा कोई क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आ जाए ना और वो आपको 2 पॉइंट्स देते हैं, एक चीज़ याद रखनी है, एग्ज़ाम में बच्चे नहीं बन जाना, हाजिर दिमाग ही रखनी है। ठीक है, वो आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सी इन्वेस्टमेंट कितने पर मतलब कि कौन सी रेशो ज़्यादा एप्लीकेबल होगी कि वो ज़्यादा पैसा इकट्ठा कर सके जल्दी। ठीक है, तो बच्चे नहीं बन जाना कि आप 5% को भी सॉल्व करने लग जाओ तो 16% को भी सॉल्व करने लग जाओ। ऐसे आपने करना, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। सिंपल कोई सा एक अपनी मर्ज़ी से 16% वाला निकाल लो या 5% वाला निकाल लो। देखो क्वेश्चन से हमें पता लग रहा है, ये तो कॉमन सेंस है कि जितना कम इंटरेस्ट रेट होगा उतना ज़्यादा टाइम लगेगा हमें पैसे को इकट्ठा करने में, और जितना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट होगा तो हमें उतना कम टाइम लगेगा पैसा इकट्ठा करने में। ठीक है, हमें तो वैसे क्वेश्चन देख के पता लग जाता है, लेकिन उसको प्रूफ करके बताना है तो ये नहीं कि आपने 5% से भी उसको प्रूफ कर देना, 16% से प्रूफ कर देना, ऐसा नहीं करना। आपने कोई सा अपनी मर्ज़ी से एक लेना है, ठीक है, और उसको प्रूफ कर देना है। बेहतर ये है कि जो सबसे कम वैल्यू होती है ना, जैसे 5% है, उसको आप प्रूफ करें। उससे ये होगा कि जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो तो ऑटोमेटिक उसको भी अंदाज़ा होगा और आपको भी अंदाज़ा है कि ये ज़्यादा है और इसके अंदर ईयर्स आपके कम लगेंगे। ठीक है, तो सिंपल आप स्टेटमेंट एक लिख देना कि जैसे 5% है, 5% पे 30 साल लगेंगे, तो आप 16% पे लिख देना कि ड्यू टू हाई रेशो ऑफ द डिस्काउंट रेट 16%, ओके, देन द हु एंड हिज एंड हिम पर्सन वट एवर, या एनी कंपनी जो भी है वो 16% के साथ वो जल्दी पैसा अर्न कर लेगी। ठीक है, अगर वो ईयर्स का पूछे कि उसकी ईयर्स कैलकुलेट करो, देन आपने कैलकुलेट फिर दोनों ही करना है। अगर वो ईयर्स का ना पूछे, कोई दोनों दे दे, तो दोनों में से कोई सा भी एक आप लोगों ने कैलकुलेट कर लेना है। ऑलराइट, आगे चलते, समराइजिंग द टाइम वैल्यू कैलकुलेशन। ठीक है, अब आपकी टाइम वैल्यू जो कैलकुलेशन है वो ख़त्म हो रही है, समराइजिंग आ रही है। ठीक है, हम ये पढ़ चुके हैं टाइम वैल्यू कैलकुलेशन, वही चीज़ें, ये आपके पैरामीटर्स दिए हुए सिंबल्स जैसे इसने नाम दिया हुआ है। पी आपकी प्रेजेंट वैल्यू, एफ फ्यूचर वैल्यू, आर आपका इंटरेस्ट, डी आपका पीरियड आएगा, और कैश सी आपका नंबर ऑफ़ अमाउंट आएगी या कैश अमाउंट आएगी आपकी। ठीक हो गया। अच्छा, ये आपने ना ये याद रखने, जो पॉइंट 2, 3, 4 है, ये एग्जैक्ट स्टेटमेंट के साथ MCQs के अंदर आते रहते हैं। ये आपने इसको नोट करके रखना अपने पास कि फ्यूचर वैल्यू ऑफ $C इन्वेस्टेड एट R% पर पीरियड 40 पीरियड। तो ये इसमें मतलब कि आपके पास फार्मूला वो देगा कि किसका फार्मूला होगा, तो ये फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला होगा। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और 1 + R⁻T इज़ कॉल्ड द फ्यूचर वैल्यू फैक्टर कहलाता है। ठीक है, वो सिंपल प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्या होता है, फ्यूचर वैल्यू फैक्टर क्या आता है, इस तरह दे सकते हो। बात वक़्त ऐसे MCQs आते हैं वो खाली फैक्टर के ऊपर डिपेंड करते हैं। लेट्स सपोज वो एक स्टेटमेंट देगा, ठीक है, और उसमें वो आपको R की वैल्यू दे देगा साथ, ठीक है, और T की वैल्यू दे देगा आपको साइड, ना आपको PV मिलेगी ना आपको FP की वैल्यू मिलेगी, और वो उसको कहेगा कि फ्यूचर वैल्यू फैक्टर से फाइंड करें, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के ज़रिए से इसको फाइंड करें। तो आपने इसको याद रखना है कि जो प्रेजेंट वैल्यू का फैक्टर होता है वो 1/1 + R⁻T होता है, और जो फ्यूचर वैल्यू का फैक्टर होता है वो 1 + R⁻T होता है। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी, फैक्टर्स के ज़रिए भी वो MCQs पूछ लेता है, और मोस्टली ऐसे MCQs आते हैं आपको, इजी होते हैं इसीलिए, लेकिन बच्चों की तैयारी नहीं होती, उनके माइंड नहीं तैयार हुआ होता कि एग्जामिनर किस पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से MCQs वो दे सकता है, इसलिए वो वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं और मेजॉरिटी लूज़ कर जाते हैं उन MCQs को। अच्छा,
ठीक है, जो थर्ड पॉइंट है वो भी इसी तरह से ही आपको आएगा, पीवी की वैल्यू फाइंड करनी। और ये जो लास्ट पॉइंट है द बेसिक प्रिंसिपल प्रेजेंट वैल्यू इक्वेशन गिवन द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर वैल्यू। इसके अंदर जो रिलेशनशिप है, इसका जो फॉर्मूला उसने दिया हुआ पी इक्वल टू एफ ई डिवाइडेड बाई 1 + r⁻t। ये लाजमन करना, ये तो मोस्टली कॉमनली है कि ये हर पेपर के अंदर ही एक MCQ इसका बनकर आते ही आता है। ठीक है, तो ये लाजमन आपने रिलेशनशिप इसका याद रखना है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं एवेल्यूएशन ऑफ मल्टीपल कैश फ्लो। मल्टीपल कैश फ्लो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 2, 3, 4 साल के होंगे। एवेल्यूएशन मल्टीपल कैश फ्लो वही चीज़ें जो हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। ओके, इसको हम स्किप करते हैं। 3 पॉइंट अगर आप पढ़ना चाहें तो अपने तौर पर पढ़ लीजिएगा। ओके, फ्यूचर वैल्यू विथ मल्टीपल कैश फ्लो। ओके, ये हम देखते हैं क्या कहता है कि इफ़ यू डिपॉजिट $10 टुडे इन एन अकाउंट एंड 8%। ठीक है, आप आज आप $100 जमा करवा रहे हैं 8% के ऊपर अपने अकाउंट में, एंड डिपॉजिट एन अदर $100 इन 1 ईयर। ठीक है, और एक और आप डिपॉजिट करवा रहे हैं 1 साल में $100। ठीक है, हाउ मच विल यू हैव 2 ईयर्स इन 2 ईयर्स। तो 2 साल में कितने होंगे? नॉर्मली बात है, अगर हम इसको यहीं पे देखें, 100 आपने अभी जमा करवाए, 100 आपने अब उसी साल के अंदर आपने एक और जमा करवा दिए, 100 और 100 200 हो गए। पहले 100 के ऊपर आपने 8% इंटरेस्ट रखा तो आपका हो गया 108 रुपये। ठीक है, और अगले 100 का 100 रहा, उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं हुआ, तो 108 जमा 100 208 रुपये हो गया। ये तो बिल्कुल सिंपल था। अच्छा, खैर दूसरे पॉइंट वो क्या कहता है, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर यू विल हैव $108 प्लस द सेकेंड ईयर $100 यू डिपॉजिट अमाउंटिंग टू $208। ओके हो गया। बाई डिपॉजिटिंग दिस अमाउंट एट 8%, अगर आप अब इस अमाउंट का आप 8% के ऊपर लेकर आएँ तो वट यू विल गेट एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। तो सेकेंड ईयर के एंड पे आपके पास क्या अमाउंट होगी, यही हमने फाइंड करना था। 208 मल्टीप्लाई बाई 1.08 अब बताने की ज़रूरत नहीं, आप लोगों को मालूम होगा कैसे आया है। ठीक है, उसको से मल्टीप्लाई करेंगे तो $24.64 आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएंगी। अच्छा, अब इसने इसको एक्सप्लेन किया है, इसने कहा कि बेहतर तरीके से आपको बताते हैं टाइमलाइन के ऊपर। टाइमलाइन उसने शो कर दी है, कैश फ्लो $100 का 1 ईयर में $100 थे। ठीक है, बी के अंदर उसने क्या किया, कैलकुलेटिंग करे फ्यूचर वैल्यू, सिंपल 0 के ऊपर, यानी कि जो हमारी स्टार्टिंग की वैल्यू थी वो $100 करवा दी, और 1 साल की दूसरी जो वैल्यू थी वो $100 करवा दी। उसके दरम्यान उसने 1.08 इसलिए रखा है कि हमने पहली इंस्टॉलमेंट जो $100 की थी उसके साथ हमने 8% इंटरेस्ट लिया था। ऑलराइट, ठीक है, वो 1.08 हो गया। ओके, तो स्टार्टिंग वाली जो हमारी अमाउंट बनी थी वो बनी थी 108 वाली, और एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर जो हमने $100 की दूसरी इंस्टॉलमेंट जमा करवाई थी वो होगी $100 की। 100 जमा 108 208 रुपये हो गए, और जब $208 को हमने ज़रब दी 1.08 के साथ, तो दूसरी ईयर के एंड पे हमारे पास आ गए $224.64। ठीक है, यही वो बात थी जो अभी हमने पीछे की थी। इसका एक और ऑल्टरनेट तरीका भी उसने नीचे बताया हुआ है, कहता है कि द फ्यूचर वैल्यू ऑफ फर्स्ट $100 इन 2 ईयर्स एट 8%। ऑलराइट, अब उसने क्या किया कि पहले 100 को उसने ज़रब दे दी 1.08 की पावर 2, मल्टीपल में आगे पावर t की पावर 2 चलेगी। कैलकुलेशन तो ये आपको मालूम है, फार्मूला भी अब आपको पता लग गया कौन सा है। ठीक है, अब इसने इसको से मल्टीप्लिकेशन की तो 116.64 इसके बाद डॉलर्स आ गए। अब वो क्या कहता है, सेकंड में द सेकंड अमाउंट हमारे पास थी $100 की फॉर 1 ईयर। ठीक है, 1 ईयर यहाँ पे क्यों आ गया, ऑलराइट, क्योंकि उसके ऊपर हमारे पास किसी भी किस्म का वो नहीं था, क्या कहते हैं, इंटरेस्ट वगैरह नहीं था। ओके, 100 मल्टीप्लाई बाई 1.08 तो 108 आपके पास आ गया। ठीक है, जब आपने प्रेजेंट वैल्यू के, यानी कि पहली जो वैल्यू आपने फ्यूचर वैल्यू निकाली और दूसरी जो फ्यूचर वैल्यू निकाली, जब आप इसको आप सम अप कर देंगे तो आपके पास टोटल अमाउंट ऑफ फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी। तो इसने $116.64 जमा $108 को जब इसने जमा कर दिया तो $224.64 दोबारा इसके पास आ गया। अच्छा, ये एक और लाइन कंपाउंडिंग इसने फॉरवर्ड 1 पीरियड एट अ टाइम दे दी है। ये वही चीज़ें, इसका कोई फ़ायदा नहीं, फजूल, इसको स्किप करें। अपने तौर पे समझना चाहे तो समझ लीजिएगा, वरना इसकी ज़रूरत नहीं। इसको भी स्किप करें, इसको भी स्किप करें। प्रेजेंट वैल्यू विद मल्टीपल कैश फ्लो, इसको भी स्किप करते हैं हम, और हम आते हैं यहाँ पे हाउ मच इज़ इट वर्थ। ठीक है, कहते हैं कि यू आर ऑफर्ड एन इन्वेस्टमेंट दैट विल पे यू $200 इन 1 ईयर
$400 the next year, and $600 in third year, and $800 at the fourth year. ठीक है, if you can earn 12% of every similar investment. ठीक है, what is the most you should pay for this one, and calculate the present value of the each flow at 12%. ठीक हो गया। अब उसने ईच फ्लो की बात कर दी है और प्रेजेंट वैल्यू आपने फाइंड करनी है। प्रेजेंट वैल्यू का आपको फार्मूला तो पता ही है, पी वी इज इक्वल टू एफ वी टी मल्टीप्लाई बाई 1/1 प्लस आर की पावर टी। ठीक है, ये आपको मालूम है, सिर्फ इसको अलग-अलग करना है। जैसे 200 को एक दफ़ा रख के सॉल्व कर देना है, जिस तरह यहाँ पे किया गया, फिर 400 को, फिर 600 को, फिर 800 को। जो एंड पे टोटल वैल्यूज़ आएंगी उस सबको टोटल कर लेना, तो आपकी टोटल प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। ठीक हो गया। बस इस चैप्टर में यही कॉन्सेप्ट था, यही कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी हैं। बाकी आगे आपकी आ जाती है परपेचुटीज़ आ जाती हैं एंड एन्यूटीज़ आ जाती हैं। तो ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसको देखेंगे, इसी का नेक्स्ट लेक्चर, जिसके अंदर ही इसको हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो कुछ अच्छे से कमेंट भी कर देना, हौसला अफजाई हो जाती है। और बाकी अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।